हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। करने वाले आर्टिस्ट की सैलरी काफी अच्छी है और तो और इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कोई ज्यादा मुश्किलें भी नहीं आती हैं और ना ही इनकी कोई स्पेशल टर्म या कंडीशन होती है। वहां खड़े हुए लोग आपस में बात कर रहे थे और इस वक्त उन लोगों को रिहान के ग्रुप मेंबर से बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। इस वक्त रिहान अपनी सबसे लग्जरियस सिंगल हनवेल यॉट पर था और डायरेक्टर नवीन भी रिहान के साथ उसकी टम्मा ननी पर ही थे। डायरेक्टर नवीन अभी डूम्सडे लीजेंड फिल्म की शूटिंग पूरी की थी और अब ये लोग उसे स्पेशल इफेक्ट कंपनी के पास ले जा रहे थे ताकि उन्हें सैंपल ड्राफ्ट दे सके और जो भी एडिटिंग चाहिए थी वह अपने अकॉर्डिंग बता सके। जैसे ही स्पेशल इफेक्ट्स का काम पूरा हो जाएगा तो फिर से डायरेक्टर नवीन को म्यूजिक और डबिंग पर काम करना होगा। हालांकि यह सब करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था और अभी तो स्पेशल इफेक्ट कंपनी को भी अपना ड्राफ्ट पूरा करने में टाइम लगने वाला था। इसीलिए यह सब लोग फिलहाल के लिए थोड़े फ्री थे और इसी टाइम का फायदा उठाकर नवीन लिटिल गोरिल्ला के साथ अपनी फिल्म की स्टोरी शूट करने की सोच रहे थे। डूम्सडे लीजेंड फिल्म में जो इक्विपमेंट्स और टूल्स काम में लिए गए थे उन्हीं को इस फिल्म में भी इस्तेमाल किया जा रहा था और नवीन के साथ साथ बाकी एक्टर्स भी उनके साथ इस फिल्म में हिस्सा लेने वाले थे। वे सभी लोग इस फिल्म को करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस फिल्म में नवीन ने ऑलमोस्ट पुराने वाले ही ज्यादातर एक्टर्स को सिलेक्ट किया था। उनके साथ साथ इसमें सिया और अवनी भी एक्टिंग करने वाली थी और इन दोनों सुपरस्टार के साथ साथ राधिका और बाकी 3 रिंग एंजल ग्रुप की लड़कियां भी थी जिनमें कियारा भी शामिल थी। इनमें से बहुत सारे एक्टर्स अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वापस मुंबई आ गए थे, पर जितने बच गए थे वे सब लिटिल गोरिल्ला पर बन रही फिल्म में काम करने वाले थे। इससे इतना तो क्लियर हो गया था कि इस फिल्म में भी ऑलमोस्ट पुरानी फिल्म वाले ही ज्यादातर कलाकार थे। रेहान ही अपनी उस लग्जरी यट को चला रहा था और जैसे ही वे लोग वहां रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के बंदरगाह के पास पहुंचे तो सामने ही इमरान खड़ा हुआ था। जैसे ही रेहान अपनी की यट से बाहर निकला तो इमरान ने तुरंत ही रेहान से कहा, बॉस कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इमरान की बात सुनकर रेहान ने सवाल करते हुए पूछा, अच्छा क्या बताना चाहते हो? इमरान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बॉस इन दिनों इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के ऊपर टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो एकदम दंग रह गया। उसने हैरान और परेशान होते हुए कहा, यह तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम लोगों ने अभी तक अपना बिजनेस यहां पर शुरू भी नहीं किया है। ऐसे में यहां पर टूरिस्ट कैसे आना शुरू कर सकते हैं? और उन लोगों को अलाव किसने किया? इस पूरे आइलैंड का काम अभी शुरू हुआ था और अभी ही रेहान ने और बाकी सब लोगों ने मिलकर इस डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया था जिसे यह लोग जल्दी ही एग्जीक्यूट करने वाले थे। हालांकि यह बात सच है कि रेहान इसे एक टूरिज्म इंडस्ट्री में ही तब्दील करने वाला था, पर फिर भी अभी तक रेहान ने या बाकी पार्टनर ने मिलकर इस बात को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। ऐसे में अचानक से लोग यहां आना कैसे शुरू कर सकते थे? इसीलिए रेहान एकदम से हैरान हो गया था। एक बार तो रेहान के दिमाग में ख्याल आया कि जरूर शिवम अभी तक हार मानने को तैयार नहीं हुआ है और इसीलिए वह इस तरह की डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहा है ताकि उन लोगों को परेशानी हो। असल में जब इमरान ने इसके पीछे का असली कारण बताया तो रेहान एकदम से हैरान रह गया और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी हो गया था। इमरान ने हेल्पलेस होते हुए कहा, नहीं बॉस, इसके पीछे शिवम नहीं है। असल में जब मैंने इन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह लोग यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार सिया और बाकी नेशनल स्टार से मिलने के लिए आए हैं। उन लोगों को अभी अभी कहीं से पता चला था कि यह सभी लोग यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए यह सब लोग यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आ गए। रेहान के पास इस वक्त बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। सच में ये फैंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं, इसीलिए तो समुद्र को पार करके हिजिस उसे यहां तक आ गए। इस वक्त
रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के समुद्र के किनारे लगभग 10 से भी ज्यादा बोट खड़ी हुई थी और ये सारी बोट एक घेरा बनाकर वहां खड़ी हुई थी। इतनी सारे बोट्स को और लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग यहां पर घूमने और मजे करने के लिए आए हैं। पर सच बात तो यह थी कि ये सभी लोग यहां पर अपने आइडल और अपने सुपरस्टार्स का पीछा करते हुए आए थे। यहां पर हर एक बोट पर कम से कम 1 दर्जन लोग सवार थे। इससे इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इन लोगों को यहां पर आने में ज्यादा खर्चा का नहीं उठाना पड़ा होगा, क्योंकि इन सब लोगों ने आपस में जो भी एक्सपेंसेस थे उन सबको डिस्ट्रीब्यूटर लिया होगा। बदकिस्मती से भले ही ये सब लोग यहां पर इस आइलैंड पर तो पहुंच गए थे, पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो चारों तरफ से यहां पर इस आइलैंड की सुरक्षा कर रहे थे ने बहुत टाइम पहले ही इन सब लोगों को यहीं पर रोक लिया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। पहले रेहान और बाकी सब लोगों पर जो अटैक हुआ था उससे बस सीख लेते हुए रेहान ने अपनी ज्यादातर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां आइलैंड पर ट्रांसफर कर दिया था। ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता था कि बिना इनकी मर्जी के परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता था। इस सब लोगों के साथ अमन भी आया था। अमन ने जब देखा कि कुछ लोग जबरदस्ती अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने सवाल करते हुए पूछा, वहां पास में अभी भी कुछ लोग आइलैंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्या टाइगर सिक्योरिटी गार्ड वाले उन्हें वहां से दखल कर बाहर नहीं फेंक सकते? जैसे ही इमरान ने अमन की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अमन, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जल्दी ही यहां पर टूरिज्म का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। ये सब लोग यहां पर टूरिस्ट हैं। अगर हम लोग इनके साथ थोड़ा सा भी गलत व्यवहार करते हैं और यह बात अगर न्यूज में या बाहर फैल जाती है तो इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। इससे हम लोगों को अभी से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, इमरान, जो कह रहा है वह सही है। अगर हम लोग इन लोगों के साथ कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं या फिर इन लोगों को यहां से बाहर भेजते हैं तो इससे हमारे ऊपर और हमारे बिजनेस पर दोनों पर ही गलत इंप्रेशन पड़ेगा और फ्यूचर में इससे हमारा बिजनेस काफी ज्यादा अफेक्ट होगा। अमन ने जब देखा कि रेहान और इमरान दोनों ही किसी बात से सहमत है तो उसने पूछा, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें यहां पर फिल्म की शूटिंग करनी है। ऐसे में हम लोग बाहर के लोगों को शूटिंग देखने नहीं दे सकते हैं। मैंने सही कहा ना? अमन की बात सुनकर रेहान ने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ अपनी उंगलियों से पॉइंट करते हुए कहा, यह एरिया जो है ना काफी ज्यादा बड़ा है। अमन, हमें इस बात को पक्का करना होगा कि हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट और प्लॉट मूवी रिलीज होने से पहले लिखना हो। रेहान की बात सुनकर अमन ने पूछा, रेहान, क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन लोगों को आइलैंड पर आने देना चाहिए? रेहान की बात सुनकर अमन ने सवाल करते हुए पूछा, रेहान, क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन टूरिस्ट या यूं कहूं कि इन फैंस को आइलैंड पर आने देना चाहिए? अमन का सवाल सुनकर रेहान ने नॉर्मल टोन में कहा, हां, अब जब हम लोगों को टूरिस्ट मिल ही गए हैं तो हमें में ही अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अगर कस्टमर है तो बिजनेस शुरू करने में देरी क्यों करें? इमरान, तुम अभी से काम शुरू कर दो क्या? हमारा स्टाफ यहां पहले से अवेलेबल नहीं है। एक काम करो, अभी से एक स्टैंडर्ड फीस डिसाइड कर लो और इन लोगों को आइलैंड घूमने के लिए हमारे गार्ड्स को ऑर्डर दे दो। रेहान ने बहुत ही ऑर्डिनरी मैनर में इमरान को इंस्ट्रक्शन दिए थे। रेहान से अचानक से मिले इन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी इमरान बिल्कुल भी नहीं घबराया। इनफैक्ट रेहान के कहने से पहले ही इमरान ने कुछ लोगों को गाइड के तौर पर उनका काम समझा दिया था और ऑपरेशन शुरू होने का वेट कर रहा था। जब रेहान को यह बात पता चली तो उसने इमरान से कहा, वैसे तो हम लोगों ने गाइड को पहले ही लगा दिया है, पर फिर भी एक प्रॉप और रेलेवेंट ट्रेनिंग देना अभी भी बाकी है। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। क्यों ना आए हुए टूरिस्ट के साथ हम लोग एक टेस्ट रन करें और उसके बाद जो भी कमी निकल कर आएगी उसे देखते हुए हम लोग एडवांस में ही अपने लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर देंगे। जैसे ही इमरान ने रेहान की बात सुनी तो उसने तुरंत रेहान को जवाब देते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी ये सब कुछ अरेंज कर देता हूं।
रेहान जानता था कि यहाँ पर जितने भी लोग टूरिस्ट बनकर आए हैं वे सब लोग बहुत ही उम्मीदों के साथ आए हैं। इसीलिए रेहान ने उन लोगों को निराश न करते हुए आइलैंड पर एंटर करने दिया और साथ ही साथ अपने कुछ सेलिब्रिटीज को उनके पास भेजकर उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। सिया और अवनी से जो फैन मिलने आए थे उनमें हर्ष नाम का एक लड़का भी था। हर्ष वहां पर अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ आया था। जैसे ही हर्ष और बाकी सब लोगों को पता चला कि सिया यानी यहाँ पर इस आइलैंड पर शूटिंग के लिए आ रही है, तो उसने और बाकी सब दोस्तों ने मिलकर तुरंत एक यट किराए पर ली और यहाँ उसे फॉलो करते हुए पहुंच गए। जब यह सब लोग तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी में शूटिंग कर रहे थे तो वहां पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था और पूरे दिन उस स्टूडियो का गेट बंद ही रहता था, जिसकी वजह से सभी फैंस काफी ज्यादा निराश भी थे। किसी भी आम इंसान के लिए तो स्टूडियो के अंदर जाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। अब इन सब लोगों को काफी टाइम बाद एक बहुत अच्छा मौका मिला था जहां यह लोग आराम से अपने आइडल और सुपरस्टार से मिल सकते थे और साथ ही साथ उनकी लाइव शूटिंग भी देख सकते थे। पर इन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही ये लोग इस आइलैंड के पास पहुंचेंगे तो यहां पर इनकी टी रोक दिया जाएगा और यहां आकर इन लोगों को पता चलेगा कि यह आइलैंड किसी का प्राइवेट आइलैंड है और यहां पर बिना परमिशन के किसी भी बाहर वाले का आना पूरी तरह से वर्जित है। हर्ष और उसके बाकी सारे दोस्त यही लोकल हिजू के रहने वाले थे, इसीलिए उन्हें अच्छे से पता था कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड रहने वाली जगह नहीं है और पूरी तरह से एक वीरान इलाका है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इस आइलैंड को किसी ने खरीद लिया है और अब यह आइलैंड उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आफ्टर ऑल वे सभी लोग ऑर्डिनरी लोग थे और उन लोगों को लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही थी। ऐसे में उन्हें इतने हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती थी? तभी हर्ष के एक दोस्त ने, जो उसके बगल में ही खड़ा था, उससे पूछा, हर्ष, अब हम क्या करेंगे? यह लोग तो हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं और हम बिना सिया से मिले वापस नहीं जा सकते। मैंने सही कहा ना? दोस्त की बात सुनकर हर्ष ने भी थोड़ा सा मायूस होते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बोट को किराए पर लाने में हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ है और अगर हम अभी वापस चले जाते हैं तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सभी लोग सिया के हार्डकोर फैंस थे। ऑफ कोर्स यहां पर आज अवनी और ड्रीम एंजल के फैंस भी आए थे। जैसे ही रेहान की टीम यहां पहुंची और इन लोगों ने सिया को उसमें से उतरते हुए देखा तो ये सब लोग एक बार तो बहुत खुश हो गए, पर किसने सोचा था कि इन्हें रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सभी लोग अपने मन में इस वक्त यही सोच रहे थे कि अगर इतना हाई रैंक पे करके भी ये लोग यहां से खाली हाथ लौट जाते तो इन्हें सच में बहुत ज्यादा दुख होगा। तभी कुछ सोचते हुए हर्ष ने कहा, मैं इन लोगों से बात करके आता हूं। इतना कहकर हर्ष उस बोट से नीचे उतर गया और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाकर बोला, हम सब लोग सुपरस्टार सिया के फैंस हैं और हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। क्या आप लोग एक बार हमें उनसे मिलने दे सकते हैं? जिन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहां पर इन फैंस को ब्लॉक किया हुआ था, वे सब लोग इनके काफी पास ही खड़े थे और हर्ष ने अभी अभी जो कहा आयुष वहां इसे अच्छे से सुन सकते थे। हर्ष का मानना था कि उसने अभी अभी जो रिक्वेस्ट की है वह ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वे सब लोग सिर्फ इस आइलैंड पर जाकर एक बार सिया से मिलकर वापस आ जाएंगे। क्या इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट भी ये लोग नहीं मान सकते हैं? क्या हुआ? अगर यह प्राइवेट आइलैंड है तो यह एक वीरान आइलैंड है और यहां पर इनका क्या नुकसान करेंगे यह लोग? फिर इन लोगों को किस बात का डर है? हालांकि इन सब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही रेहान की तरफ से ऑर्डर मिल चुका था कि जो भी लोग शूटिंग से जुड़े नहीं हैं उन्हें अंदर ना आने दिया जाए और इस आइलैंड को पूरी तरह से ब्लॉक दिया जाए। ऐसे में यह गार्ड्स कैसे हर्ष और बाकी सब लोगों को अंदर जाने दे सकते थे? जैसे ही हर्ष के दोस्तों ने देखा कि यह गार्ड्स उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी भी उनका रास्ता रोककर खड़े हैं, तो यह सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए और आपस में ही इन गार्ड्स को सुनाकर कहने लगे, यह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का प्राइवेट आइलैंड बन गया और हम लोगों को इस बारे में क्यों पता नहीं चला?
मुझे तो लगता है कि यह लोग हमें अंदर जाने से रोकने के लिए इस आइलैंड को प्राइवेट बता रहे हैं। हम सब लोगों को एक साथ मत दिखाकर आइलैंड के अंदर जाना चाहिए। इन लोगों से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो। चलो हम खुद ही अंदर चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन गार्ड्स में इतनी हिम्मत है कि ये हमें रोक सके। इतना कहकर सब लोग चिल्लाते हुए उन गार्ड्स को कहने लगे कि वे लोग जबरदस्ती आइलैंड के अंदर घुसने वाले हैं। जैसे ही इन लोगों ने अपनी बात कही कि तभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को फाइनली रेहान से एक नया ऑर्डर मिल गया था, जिसमें रेहान ने उन लोगों से कहा उन सब लोगों को गाइड की तरह काम करना होगा और इन सब लोगों को घुमाने और आइलैंड दिखाने के लिए अंदर आने दिया जाए। जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को यह ऑर्डर मिला तो सब लोग तुरंत हरकत में आ गए और तभी एक गार्ड ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह आइलैंड अभी भी अपने डेवलप अंग फेस में है, पर जब आप सब लोग यहां इकट्ठा हो ही गए हैं तो हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। पर आप लोगों को हमारे इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखना होगा और उन्हें फॉलो करना होगा। जैसे ही यह बात वहां खड़े लोगों के कानों में पड़ी तो सब लोग इस बार थोड़ा शांत हो गए और एक साथ अपनी बोट से बाहर आने लगे। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जब तक आप लोग हमें सिया से मिलने देंगे तब तक हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं। हाँ, और मैं भी यहाँ अवनी से मिलने आया हूँ और मैं तो यहाँ ड्रीम एंजल ग्रुप की गर्ल्स के साथ एक फोटो खिंचवाने आया हूँ। इस वक्त भीड़ में खड़े लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी एक स्टाफ मेंबर वहां रखे बड़े से पत्थर पर जाकर खड़ा हो गया और उन सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलने लगा और फिर आगे बोला, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा, पर हम लोग आधे घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी सेलिब्रिटी यहां पर शूटिंग करने आए हैं, इसीलिए हम उनके शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जैसे ही भीड़ में खड़े लोगों ने यह बात सुनी तो उनमें से बहुत से लोग खुश हो गए और कुछ लोग थोड़ा उदास भी थे क्योंकि इतना कम टाइम उन लोगों को मिला था। तभी भीड़ में बातें होने लगी, सिर्फ आधा घंटा समय, पर ठीक है, कम से कम हम अपने आइडल को देख और मिल तो पाएंगे। क्या शूटिंग हो रही है? क्या आप लोगों को टेम्पररी तौर पर कोई एक्टर चाहिए? मैं छोटा मोटा रोल कर लूंगा। हाँ, क्या आप मुझे भी अपनी प्रोडक्शन टीम में ले सकते हैं? मैं कोई भी काम कर लूंगा। वहां खड़े स्टाफ मेंबर्स ने तुरंत नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी, पर अभी हमें यहां पर किसी भी टेम्पररी एक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप सब फैंस अपने सेलिब्रिटीज से मिल लेंगे तो जिन लोगों को वापस जाना है वे लोग डायरेक्टली यहां से वापस जा सकते हैं और जिन लोगों को इस आइलैंड पर घूमना है उनके लिए हमने अलग से अरेंजमेंट किए हैं। यह बात सुनकर भीड़ में खड़े एक लड़के ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सच में हम लोग अपने आइडल से मिलने के बाद यहां इस आइलैंड पर रुक सकते हैं? यह एक खाली आइलैंड है, जहां तक नजर जा रही है पूरा रेगिस्तान है। भला यहां रुककर कोई क्या करेगा? जैसे ही बगल में खड़े आदमी ने यह बात सुनी तो उसने उस आदमी को डांटते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो सिया? और बाकी सब स्टोर्स यहां शूटिंग कर रहे हैं। अगर हम यहां रुकते हैं तो हम लोगों को एक और बार कहीं ना कहीं उन्हें देखने का या उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर यह बात है तो मैं यहां जरूर रुकूंगा। जैसे ही नीचे खड़े स्टाफ ने इन लोगों का एक्साइटमेंट देखा तो यह सब लोग मुस्कुराने लगे और लोगों को हंसी आ रही थी, यह सोचकर कि यह सब फैंस अभी से बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं। इन्हें क्या पता कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड तो बहुत बड़ा आइलैंड है और जहां शूटिंग हो रही है वहां तो ये लोग जा भी नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तभी वहां खड़े स्टाफ ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, आप में से जो लोग यहां रुकना चाह रहे हैं उन सब के लिए एक 2 अबियास है इस गाइड अरेंज किया गया है। सेलिब्रिटी से मिलने के बाद आप सब लोगों को इस आइलैंड के चारों तरफ घुमाया जाएगा और ऐसा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें सिर्फ 1 दिन चाहिए होगा और अंधेरा होने से पहले सब लोगों को यहां से इस आइलैंड को छोड़कर वापस जाना होगा। सभी फैंस का एक ग्रुप बनाकर रेहान ने एक टेम्पररी मीटिंग वेन्यू सेट कर दिया। वहीं पास में एक कैंप लगा दिया गया और वहां पर उन सेलिब्रिटीज और एक्टर्स को बैठा दिया गया जिसके साथ फैंस इंटरेक्ट करना चाहते थे और मिलना चाहते थे। यहां आने वाले ज्यादातर फैन मेल थे और कुछ ही फीमेल फैन उनके साथ आई थी और ये सभी लोग ज्यादातर फीमेल सेलिब्रिटीज से मिलने ही आए थे।
रेहान जानता था कि कहीं ना कहीं यह फैंस अपने आइडल सेलिब्रिटीज को देखकर अपना कंट्रोल खो सकते हैं। इसीलिए रेहान ने पहले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अच्छे से समझा दिया था कि वह लोग ऑर्डर मेंटेन रखें और किसी को भी बिना वजह परेशानी क्रिएट नहीं करने दे। और सबसे जरूरी था फीमेल सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करना। हालांकि वहां पर कुछ मेल सेलिब्रिटी भी थे जिनसे मिलने के लिए लड़कियां और कुछ लड़के भी आए हुए थे, मगर फिर भी ज्यादातर लोग अपनी इंटरनेशनल फीमेल सुपरस्टार से मिलना चाहते थे। यहां पर जितने फैंस आए थे उनकी संख्या आज कम नहीं थी। 300 से भी ज्यादा लोग यहां आए हुए थे। इस वजह से आसपास का नजारा काफी खुश मिजाज हो गया था। लगभग आधे घंटे तक सभी फैंस सिया और बाकी सेलिब्रिटीज के साथ मिले। उन्हें ऑटोग्राफ देकर और बातचीत करने के बाद सारे सेलिब्रिटी हेलीकॉप्टर लेकर वहां से कैंप को छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि यहां पर सभी के शूटिंग का शेड्यूल पूरी तरह से तैयार है और उसमें देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अमन और जुनैद दोनों ने अपने मन में सोचा, हो सकता है शायद अभिनव इतनी सुबह सुबह जगा ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उसने रात को बहुत ज्यादा पी ली हो, जिस वजह से अभी तक जग नहीं पाया है। यही सब सोचकर अमन और जुनैद दोनों ने एक बार फिर से अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल करने की कोशिश की, पर किसी ने भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया। अब तो उन्हें भी लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और अब सब लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। विमन सच में चाहता था कि रेहान वापस शिप पर लौट जाए, पर अब यह भी मुमकिन नहीं था। इस वक्त वहां खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे। सबको यह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड उतना चार्मिंग और खूबसूरत नजर नहीं आ रहा था जितना तब आ रहा था जब वह पहली बार यहां आए थे, बल्कि इस वक्त तो सबको एकदम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ना जाने कौन कब आकर उन्हें मार दे। अचानक से मिस्टीरियस फुटप्रिंट का दिखना और फिर के ऊपर सभी से कांटेक्ट टूट जाना, यह सब कुछ जिस हिसाब से हो रहा था उससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे थे। तभी अमन ने अपना फोन रखते हुए रेहान से कहा, रेहान, अब हम लोग चाहते हुए भी इस जगह को छोड़कर वापस शिप पर नहीं जा सकते हैं। वैसे यह बात कहते हुए अमन को बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं वह खुश था कि उसे यह जगह छोड़कर नहीं जानी पड़ रही है और वह कुछ टाइम और अपने इस वाइल्ड लाइफ को जी सकता है। इतना सब कुछ देखकर अनन्या भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी और उसने थोड़ा पजल्ड होते हुए कहा, आखिर अचानक से समुद्र में ऐसा क्या हो सकता है? यहां पर मिस्टीरियस फुटप्रिंट का होना और शिप पर किसी का कांटेक्ट नहीं करना, दोनों बातें एक ही चीज से जुड़ी हुई तो नहीं है? अनन्या के इस सवाल पर विमन ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि यहां पर जो फुटप्रिंट पाए गए हैं वह यहां से जाकर शिप के ऊपर अटैक करेंगे। यहां तक कि अगर वे लोग शिप तक पहुंच भी जाते हैं तो भी खुद को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और सभी के पास हथियार हैं और वो लोग कभी भी इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इतना सब कुछ सोचकर विमन ने फिर से रेहान को सजेशन देते हुए कहा, रेहान, मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों को इस जगह पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए और हो सके तो हम लोगों को वापस शिप पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर उन लोगों के साथ क्या गलत हुआ है। सब लोग जानते थे कि बिना हेलीकॉप्टर के उन लोगों को गहरे और घने जंगल से होकर जाना पड़ेगा और ऐसे में उन लोगों को वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। पर फिलहाल तो इस कैंप में रुकना सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा था और अगर बाकी चीजों को भूल भी जाएं तो इस वक्त इतने सारे लोगों के लिए 2 दिन से ज्यादा का खाना नहीं बचा था। ऐसे में बाकी सब लोग भूखे ही मर जाएंगे, इसलिए इन लोगों को वापस तो जाना ही होगा। विमन के कहने पर रेहान भी वापस शिप पर जाने के लिए तैयार हो गया था और अमन को भी रेहान ने मना लिया था। पर दिक्कत यह हो रही थी कि शिप के ऊपर जितने भी लोग थे, रेहान उनमें से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अमन और जुनैद ने भी अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। इसी वजह से अब सब लोग परेशान होने लगे थे। सभी को टेंशन हो रही थी कि आखिर रातों रात उनके साथ इतना अजीब क्यों हो रहा है। क्या यह किसी की साजिश है या सच में इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के ऊपर कुछ अलग ही खेल चल रहा है? इस वक्त विमन और ज्यादा रेहान की सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो रहा था। बिना हेलीकॉप्टर के इतने घने जंगल से शिप तक पहुंचना बहुत कठिन काम था। हालांकि जितना यह कठिन था उतना ही ज्यादा डेंजरस भी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इतने घने जंगल में उन्हें कैसे जानवर मिल जाए। इस वक्त अनन्या और उसकी पूरी डिजाइनिंग टीम काफी डरी हुई थी।
वे लोग जब से यहां आए थे उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा वक्त चल रहा था। उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था और उनका अच्छा खासा टूर चल रहा था। अच्छी और लग्जरी लाइफ मिल रही थी। पर अब जो मिल रहा था वह था एडवेंचर, वह भी बहुत ज्यादा डेंजरस, जिसके बारे में सोच करके ही सब लोग डर रहे थे। अपने आसपास ले और कैंप छोड़कर जाने की तैयारी शुरू कर दे। बीच यहां से 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए उन लोगों को अभी निकलना होगा। वैसे 50 किलोमीटर जाना शायद उतना टफ ना हो, पर इतनी ऊबड़ खाबड़ जगह के ऊपर चलकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में जिस जर्नी को पूरा करने में 1 दिन लगता है, उसी जर्नी को इस रास्ते से पूरा करने में इन लोगों को 3 से 4 दिन लग जाएंगे। रेहान ने अनन्या और बाकी सब लोगों से कहा कि यह लोग अपने साथ जो भी इक्विपमेंट लेकर आए हैं उन्हें यही कैंप में छोड़ दें, क्योंकि यह सब बहुत ज्यादा भारी है और इन्हें ले जाने से इन लोगों को और ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। अब सब लोग अपने साथ सिर्फ जितना हो सकता था उतना खाना और साफ पानी ही साथ लेकर जा रहे थे, और इसके साथ साथ रात को सोने के लिए या आराम करने के लिए इन लोगों ने स्लीपिंग बैग भी अपने साथ रख लिए थे। अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर रेहान और बाकी सभी लोग कैंप को वहीं पर छोड़कर वहां से आगे बढ़ने लगे। कैंप के प्रोटेक्शन के लिए रेहान ने अपने कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर छोड़ दिया था। जंगल की तरफ बढ़ने से पहले रेहान ने एक बार अच्छे से चारों तरफ कैंप को देखा। इस वक्त रेहान के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही ही थी और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। रेहान को तो लग रहा था कि उसने एक इनहेबिटेड आइलैंड को खरीद लिया है। किसने सोचा था कि इस आइलैंड को खरीदने के बाद उसे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही रेहान और बाकी सब लोग कैंप को छोड़कर जंगल की तरफ बढ़े तो कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। पर वह लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइलैंड से बीच पर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता था और इसके अलावा लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जंगल में चारों तरफ ट्रॉपिकल प्लांट थे जो बहुत सालों से वहां लगे हुए थे, और शायद कहीं ना कहीं यह पेड़ पौधे अब बिल्कुल एक हरी भरी दीवार का रूप ले चुके थे। और इनकी वजह से ही रेहान और बाकी सब लोगों के लिए इस रास्ते से जाना और ज्यादा मुश्किल भरा हो रहा था। और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से दूसरी जगह के लोग भी इस आइलैंड पर नहीं आ सकते थे। इतने कठिन रास्ते पर काफी देर तक चलने के बाद सब लोगों ने रियलाइज किया कि उन लोगों ने अभी तक 3 किलोमीटर का रास्ता भी तय नहीं किया है। सभी लोग सुबह से बिना कुछ खाए पिए चल रहे थे। उन लोगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वे लोग इतनी मुश्किल से भरे हुए ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 50 किलोमीटर तक चल सके। अब सब लोगों ने अनुमान लगाया कि इतनी स्पीड से तो वे लोग बीच के पास कम से कम 10 दिन में जाकर पहुंचेंगे। जंगल इतना ज्यादा घना था कि सूरज की रोशनी उन लोगों को दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। जैसे जैसे यह लोग घने जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उन लोगों को चलते चलते दोपहर हो गई थी। शायद अब और चल पाना उनके लिए भी मुश्किल था। उन सब की ऐसी हालत देखकर रेहान ने डिसाइड किया कि वे लोग कुछ देर यहीं पर आराम करेंगे, जो लोग आगे आगे चल रहे थे और अपने आसपास के रास्ते में आने वाली झाड़ियों को काट रहे थे। उन लोगों को तो और भी ज्यादा थकान हो गई थी। इतने उमस भरे क्लाइमेट के अंदर चल पाना टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे ही सब लोगों ने सुना कि उन्हें रेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो सब लोग वही ग्राउंड के ऊपर ऐसे पसर गए जैसे अब उन लोगों में खड़े होने की हिम्मत ही ना हो। अपने आसपास सब लोगों की ऐसी हालत देखकर जुनैद ने रेहान से कहा, रेहान, मुझे नहीं लगता कि यह हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस रास्ते पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर हम इसी तरह इस रास्ते पर चलते रहे तो शायद हम लोगों को पहुंचने से पहले ही खाने और पानी की दिक्कत शुरू हो जाएगी। हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड सामान है और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसकी दोगुनी स्पीड से हमारा खाना और पानी कंज्यूम हो रहा है। सब लोगों के पास पहले ही बहुत सारा सामान हो गया था, इसलिए वे लोग बहुत लिमिटेड पानी ही अपने साथ कैरी कर पा रहे थे। खाने के बिना तो इंसान फिर भी रह सकता है, पर बिना पानी पिए रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इन जंगलों में आकर सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई थी कि यहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उमस और गर्मी थी और यहाँ पर प्यास भी ज्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से पानी जल्दी जल्दी खत्म हुए जा रहा था। असल में रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड ट्रॉपिकल रीजन में आता था। वैसे तो इस आइलैंड के ऊपर पानी के बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, पर बिना पूरी तरह जांच किए हुए कहीं से भी पानी पी लेना इन लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था।
यह आइलैंड इन लोगों के लिए बिल्कुल ही अनजान था, इसीलिए कोई भी बिना वजह किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। झील के पास इन लोगों को जो पानी मिला था वह वास्तव में इतना अच्छा था कि उसके आगे मिनरल वाटर तक फीका पड़ जाए। पर अगर पूरे आइलैंड की बात की जाए तो वहां पर पानी के रिसोर्सेज काफी अलग अलग थे, और हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया हो। बिना क्लीन करें अगर कोई इस तरह के पानी को पीता है तो हो सकता है कि वह एक बार में ही मर जाए। रेहान काफी देर से कुछ सोच रहा था, तभी जुनैद के सवाल पर उसने जुनैद से कहा, पीने के पानी की प्रॉब्लम का सलूशन भी हम लोग जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कुछ टाइम पहले अनन्या और बाकी डिजाइनिंग टीम ने पूरे आइलैंड के इलाके को स्कैन किया था, और यहाँ पर ऐसी कुछ लोकेशन है जहां पर पानी के रिसोर्सेज मिल जाएंगे और उनका इस्तेमाल हम पीने के लिए भी कर सकते हैं। बस हम लोगों को यह करना होगा कि पीने का पानी खत्म होने से पहले हम लोगों को उन रिसोर्सेज तक पहुंचना होगा जिससे हम लोग टाइम पर उनका इस्तेमाल कर सकें। रेहान की यह बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए और उन लोगों को एक उम्मीद मिल गई थी। वैसे तो उन लोगों ने यहां आने से पहले कुछ आउटडोर रिसर्च किया था। यहां आते वक्त भी रेहान और बाकी लोगों ने अपने साथ कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट ले ही लिए थे जिनसे वो लोग पानी को फिल्टर कर सके। यहां का पानी डायरेक्टर पिया नहीं जा सकता था, भले ही पानी उबला हुआ क्यों ना हो। उस पानी को यूज करने के लिए एक बार उन फिल्टर इक्विपमेंट का यूज करना ही पड़ता था। आराम करने के दौरान उन सब लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद रेहान और बाकी सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। फिर वे अपने साथ लाए हुए उस मैप को एनालाइज करने लगे ताकि आगे के रास्ते का पता लगा सके। काफी देर तक मैप को एनालाइज करने के बाद विमन ने कहा, सर, अभी हमें उस वाटर रिसोर्स तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर और चलना होगा, और मुझे लगता है कि यह काम हम कल तक ही कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों की स्पीड काफी कम है। वहां पहुंचकर हमारे पीने के पानी की समस्या तो दूर हो जाएगी और वहां पर रास्ता थोड़ा ठीक है, इसलिए हम लोगों की चलने की स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। जब सैटेलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया तो रेहान और बाकी सभी लोग अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल के रास्ते से शिप की तरफ जाने का फैसला करते हैं। अनन्या और बाकी सभी लोगों के पास इस वक्त लिमिटेड खाना और पानी था, जिसकी वजह से उन सभी लोगों को रास्ते में ही ऐसा लगना शुरू हो गया था कि उन्हें पानी की जरूरत पड़ने वाली है। यही सोचकर रेहान और बाकी सब लोगों ने अपना मैप निकाला और उसमें उस लोकेशन को ढूंढने लगे जहां पर मीठा और अच्छा पानी मिल सकता था। इसका एनालिसिस उन्होंने पहले किया था। सभी लोग काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे, पर अमन अभी भी इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे इस तरह की वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना बहुत पसंद था। हालांकि जंगल को फिलहाल उसका साथ देने का इरादा नहीं था क्योंकि जंगल में रास्ते और ज्यादा खराब होते जा रहे थे और मौसम भी खराब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसका सभी को वापस लेकर जाने का कारण कैंप के पास पाए जाने वाले फुटप्रिंट से ज्यादा यह था कि उसे नहीं समझ आ रहा था कि शिप पर अभिनव और बाकी सबके साथ क्या हुआ है। फिलहाल अभिनव से कांटेक्ट ना कर पाना, इसका मतलब यह था कि अभिनव जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में अगर रेहान और बाकी सब लोग जल्दी अभिनव तक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि वे कुछ उनकी मदद कर पाए और उन्हें उस जगह से रेस्क्यू कर पाए। दोपहर में कुछ देर आराम करने के बाद सब लोग वापस ट्रैकिंग करने लग गए थे। शाम ढलती जा रही थी और जंगल इतना गहरा था कि वहां कब कौन सा जानवर आ जाए किसी को नहीं पता था। लगभग रात हो चुकी थी और अब सब लोगों को ना चाहते हुए भी उसी जंगल में रुकना था। सब लोग अपने आसपास की जगह को साफ करने लगे और वहीं पर अपना कैंप सेट करके रुकने लगे। वैसे जंगल की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था, वरना अभी शायद शाम का वक्त ही हुआ होगा। लेकिन जैसी इस वक्त उन लोगों के पास सिचुएशन थी, उन्हें उसी तरह से आगे बढ़ना था। दिन में जितना ज्यादा उमस और गर्मी थी, शाम होते होते वह थोड़ी कम हो गई थी। अब सब लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे। इतने घने जंगल में सब लोगों को डर लग रहा था कि कहीं कोई जानवर या जंगली कीड़े उनके आसपास ना आ जाए। इसलिए वह लोग इससे बचने के लिए सिर्फ एंटी इंसेक्ट पाउडर छिड़ककर और अपनी बॉडी पर एंटी मॉस्किटो मेडिसिन लगाकर सो गए। पूरे दिन इतना ज्यादा चलने की वजह से सब लोगों को लेते ही नींद आ गई थी। हालांकि विमन को सभी की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह खुद पूरी रात जागकर यहां सब पर ध्यान रखेगा। कल रात जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स ने लापरवाही की थी, उस तरह से विमन दोबारा अपने बॉस की जिंदगी के साथ लापरवाही नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रेहान इतना ज्यादा थकने के बाद भी सो नहीं रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सिर्फ बेचैनी थी।
उसे अभी भी यहां पर रुके हुए बाकी सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। रेहान ने अपने ही लोगों की एक टीम बना रखी थी और शायद टीम से ज्यादा उसके लिए यह एक परिवार था। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो चुटकियों में उसका सारा काम, उसकी सारी परेशानी हल कर दिया करते थे। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे ही नहीं पता था कि उसके आदमी के साथ क्या हुआ है। रेहान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, भले ही वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, पर फिर भी उसे बस अभिनव और बाकी लोगों की चिंता ही सता रही थी। रेहान जानता था कि अभिनव दुनिया का शायद सबसे बड़ा चोर होगा, क्योंकि उसने इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नायाब और खूबसूरत हीरा चुरा ही लिया था। मैगी भी रेहान के बगल में ही लेटी हुई थी। जब उसने देखा कि रेहान अभी तक नहीं सोया है, तो उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सर, आप अभिनव की सेफ्टी को लेकर परेशान हैं क्या? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने धीरे से उससे कहा, हाँ मैगी, मुझे काफी टेंशन हो रही है कि इस वक्त वह कैसा होगा जब हम सब लोग वापस शिप के पास लौटेंगे। तब क्या होगा? रेहान को इतना परेशान देखकर मैगी ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हुए उसे कहा, अभिनव उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले। वह सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वह किसी मुसीबत में होगा भी तो भी वह वहां से भागने में बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि वह कितना बड़ा चोर है सर। अब आप और ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैगी की बात सुनकर रेहान ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर बोला, आई होप सो। कुछ देर इसी तरह सोचते रहने के बाद रेहान को भी नींद आ गई। दूसरी तरफ कैंप के बाहर जंगल में काफी रात हो चुकी थी। पूरे जंगल में हवा से पत्तों की आवाज के अलावा सिर्फ सोते हुए लोगों के खरा की आवाज आ रही थी। विमन और बाकी सब लोग अभी भी बहुत सावधानी के साथ बैठे हुए थे और अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाकर देख रहे थे। पर थे तो वह भी इंसान ही, इसलिए पूरे दिन की थकान के बाद उन्हें भी बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। बहुत सारे सबॉर्डिनेट तो अब और ज्यादा अपनी आंखों को खुला रख ही नहीं पा रहे थे। विमन ने जब अपने साथियों को देखा तो उसने धीरे से कहा, अगर तुम लोग और ज्यादा नहीं जाग पा रहे हो तो जाकर सो जाओ। विमन की बात सुनकर उसके एक सबॉर्डिनेट ने कहा, नहीं ठीक है चीफ, पहले आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। पूरे दिन सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जंगल में रास्ता बनाने में लगे हुए थे। जगह जगह इतनी ज्यादा टहनियां और लकड़ियां थी कि लोग चल ही नहीं पा रहे थे। सुबह की इतनी ज्यादा उमस और गर्मी में इस तरह का काम करने की वजह से लगभग हर कोई पूरी तरह से अपना स्टैमिना खो चुका था। अपने सबॉर्डिनेट्स की बात सुनकर विमन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें काफी धीमी एलसीडी स्क्रीन दिखाई दे रही थी। इस वक्त घड़ी में रात के 10 बजे बज रहे थे। टाइम देखने के बाद विमन ने अपने सबधन से कहा, कुछ देर हम लोग और ड्यूटी देते हैं, उसके बाद लोगों को जगा देंगे जो आए। यह सभी सिक्योरिटी गार्ड्स लगभग 1 साल से एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए इन सब लोगों में एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। विमन का सिग्नल मिलते ही सभी लोग एकदम चौकन हो गए। तभी किसी ने धीरे से पूछा, चीफ क्या हो गया? उसकी बात सुनकर विमन ने बहुत ही धीरे से कहा, मैंने अभी अभी उस तरफ कोई हलचल देखी है। मुझे ऐसा लगता है उस तरफ कोई जंगली जानवर है जिसकी वजह से यह आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है कि वह जानवर हमारे बहुत करीब है। इस वक्त रात के 2 बजे बज रहे हैं। विमन की बात सुनकर दूसरे साथी ने कहा, मैंने भी यह आवाज सुनी है। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी की लंबी और गहरी सांस लेने की आवाज है। तभी विमन ने ऑर्डर दिया, जो लोग अभी भी सो रहे हैं उन सारे टीम मेंबर को जगाओ, ध्यान से जाना और बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोग तुरंत अपने वेपन्स को तैयार कर लो। इस बार आइलैंड के ऊपर आते वक्त टाइगर सिक्योरिटी के सारे गार्ड्स अपने साथ अपने वेपन्स लेकर आए थे। हालांकि वे सारे हथियार ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, पर वे सब किसी कम खतरनाक जानवर से डील करने के लिए काफी थे। पर आज इस बात को मानना पड़ेगा कि लोगों ने जिस वजह से इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही रहा होगा कि वे खुद को इस तरह के जंगली जानवरों से बचा सके। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से अपनी आंखों के ऊपर उस चश्मे को लगा लिया, जिनकी वजह से वह लोग आसानी से रात में भी बिना लाइट के चीजों को देख सकते थे। जैसे ही विमन और बाकी सब लोगों की नजर रात के अंधेरे में उस आवाज की तरफ गई तो वे सब लोग एकदम ठंडे पड़ गए। उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। उनके सामने एक काफी बड़ा ऑब्जेक्ट खड़ा था और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह कोई इंसान हो। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इतना ज्यादा नर्वस हो गए थे कि वे लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे।
उन सब लोगों ने अपने हाथों में पकड़े हुए हथियारों को और ज्यादा टाइट कर लिया, पर बिना अपने चीफ के ऑर्डर के वे लोग कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। इस वक्त दोनों तरफ से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अजीब से दिखने वाले इंसान के काफी करीब पहुंच गए थे। वह लोग अगर एक साथ अपनी बंदूकों से गोलियां चलानी शुरू कर दे तो भी शायद उस इंसान को या अपने सामने खड़े हुए उस अजीब सी चीज को नहीं मार सकते थे। अंधेरे की वजह से पूरी तरह से नहीं दिखाई नहीं दे रहा था वह, पर उसकी हाइट का अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने अगर वह गुस्से में रेहान या बाकी लोगों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि उन लोगों की जान के लिए खतरा बन जाए। इस वक्त तक बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हथियार लेकर विमन और बाकी सबके पास आ चुके थे। शायद इतने सारे लोगों को देखकर वह मिस्टीरियस क्रिएचर डर कर भाग गया था। उसके जाने के बाद भी कई देर तक विमन आसपास देखता रहा। जब उसे कंफर्म हो गया कि वो मिस्टीरियस क्रिएचर वहां से जा चुका है, तब जाकर उन सब ने चैन की सांस ली। अभी अभी उन लोगों के सामने जो सिचुएशन थी वह बहुत ज्यादा डेंजरस थी। अगर उन लोगों के पास जो हथियार थे उससे भी सामने खड़े हुए उस इंसान पर असर नहीं पड़ता तो शायद सुबह होने तक ये सब लोग मौत के घाट उतार दिए जाते। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, चीफ, हमें लगता है कि वह मिस्टीरियस क्रिएचर अब जा चुका है। उस गार्ड की बात सुनकर विमन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ, वह अब जा चुका है, पर हम लोग आराम से नहीं बैठ सकते हैं। हम लोगों को अब और ज्यादा सावधान होना पड़ेगा और हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी अभी जो हुआ वह सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। अब कोई भी नहीं सोएगा। सब लोग पूरे अलर्ट के साथ ड्यूटी करेंगे। विमन की बात सुनकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें अपना सिर हिला दिया। इन सब लोगों ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ नजर रखना शुरू कर दिया, पर दिमाग से यह लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। पूरे दिन चलने की वजह से सब लोग लगभग थक गए थे और जाकर अपने टेंट में सो गए थे। वही विमन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी जागकर सिक्योरिटी दे रहे थे। तभी अचानक से विमन को एहसास हुआ कि एक अजीब सी आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। यह सुनकर उसने अपने सारे साथियों को इशारे से आगाह कर दिया और अपने नाइट विजन चश्मे को पहनकर वे लोग अपने हथियारों को साथ लेकर उस आवाज की दिशा की ओर चलने लगे। तभी अचानक से एक मिस्टीरियस क्रिएचर उन लोगों को दिखा, जिसे देखकर लगभग सभी लोग अपने सांस थामकर वहीं रुक गए। अंधेरा होने की वजह से किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान है या फिर कोई जानवर, क्योंकि जो चश्मा उन लोगों ने लगाया था उससे वे लोग बहुत अच्छे से नहीं देख सकते थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स जो सो रहे थे वह लगातार लोग भी वहां आ गए। उन लोगों के आने की वजह से कहीं ना कहीं वह मिस्टीरियस क्रिएचर डरकर गायब हो गया, पर अभी भी कोई भी सो नहीं रहा था। हर कोई और ज्यादा अलर्ट हो गया, क्योंकि अब विमन और बाकी सबको अपने बॉस की जान का खतरा लग रहा था। उस मिस्टीरियस क्रिएचर की एकदम से गायब हो जाने की वजह से विमन काफी ज्यादा हैरान था। तभी उसके एक साथी ने उससे कहा, चीफ, वो क्या था? कितना ज्यादा अजीब था। ना देखने में मुझे वो इंसान ही लग रहा था, पर उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी विमन ने कुछ सोचते हुए बहुत ही डीप एक्सप्रेशन के साथ कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था और क्या था भी। मुझे लग रहा है कि उसका इंटेंशन हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। कल वो खाना चुराने के लिए हमारे कैंप तक आ गया था, पर आज तो यहां पर कोई खाना नहीं था। फिर आज वह हमारा पीछा क्यों कर रहा था? मुझे लगता है कि यह सब कुछ खाने की वजह से नहीं हो रहा है। वो जो भी है जानबूझकर हमारा पीछा कर रहा है। वहां खड़े हुए सारे गार्ड्स आपस में बहुत धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ यह सब डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। तभी विमन ने उन सब लोगों से कहा, डिस्कशन करना बंद करो। यह टाइम यह सब जानने का नहीं है कि वह कौन है और क्या है, और ना ही हमें इस बात की गहराई में जाना है। जिन गार्ड्स ने रेस्ट कर लिया है वह लोग 120 पर चौकन्ना होकर यहां पर ड्यूटी देंगे, और बाकी सब लोग जो पहले ड्यूटी दे रहे थे वे जाकर जल्दी से आराम कर लो। याद रहे, अगर किसी को भी ऐसा लगे कि हम लोगों के ऊपर खतरा है तो तुरंत बिना ज्यादा सोचे गोली चला देना, और हर कोई अपनी गन्स को इस लोडेड रखो। इस वक्त सभी लोग यही सोच रहे थे कि जरूर वो अननोन क्रिएचर उन लोगों का पीछा करके यहां तक आ गया है, तो जरूर उन लोगों पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे वे सब लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए।
हालांकि काफी देर तक ड्यूटी करने के बाद उन लोगों को समझ आ गया था कि वापस वो क्रीचर वहां पर नहीं आएगा और वो लोग फिलहाल सेफ है। इस वक्त सुबह के 5 बजे बज गए थे और धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो गया था। तभी अचानक से रेहान का फोन रिंग करने लगा। सिग्नल ना होने की वजह से ना तो कोई कॉल आ रहा था और ना ही जा रहा था। इसीलिए रेहान ने अपने फोन की वॉल्यूम को बहुत हाई कर दिया था, जिससे अगर 1% चांस भी सिग्नल मिलकर कॉल आने का हो तो वे लोग तुरंत उसे रिसीव कर ले। इस वक्त जो गार्ड ड्यूटी पर थे, जैसे ही उन्होंने यह आवाज सुनी तो वे लोग हैरान हो गए। उन लोगों के साथ साथ रेहान भी काफी ज्यादा हैरान था। जैसे ही रेहान ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर अभिनव का नाम फ्लैश हो रहा था। अब अभिनव का कॉल देखकर रेहान को अचानक ही बहुत सुकून महसूस होने लगा और वह खुशी से भर गया। पिछले 24 घंटे में रेहान उससे बिल्कुल बात नहीं कर पाया था। इस वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। भी रेहान ने जल्दी से अपना फोन रिसीव किया और फोन उठाते ही उसने बोला, मैं कल से तुम्हारा फोन कॉल ट्राई कर रहा हूं, पर तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, गुस्सा रहे थे। क्या वहां सब ठीक है? रेहान का सवाल सुनकर फोन की दूसरी तरफ से अभिनव ने बहुत ही सीरियस टोन में रेहान से कहा, सर, यह टाइम इन सब बातों के लिए नहीं है, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 दिन पहले अचानक से अननोन बैकग्राउंड के कुछ लोगों ने हमारी यट पर अटैक कर दिया था। हम लोग उस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। इस वक्त अभिनव की टोन बहुत ज्यादा सीरियस थी और वह रेहान को कुछ बताने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। अभिनव ने घबराते हुए और जल्दी जल्दी फिर से अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए रेहान से कहा, इन लोगों ने हम सबको पकड़ लिया और आइलैंड के एक अजीब सी लोकेशन के ऊपर ले आए। यह लोकेशन है जो एरिया है वो A2 एरिया है। यह लोग 300 से भी ज्यादा लोग हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं और इन लोगों के पास काफी टेक्नोलॉजिकल वेपन है। मुझे कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था यहां से भागने का और इसीलिए मैं वहां से भाग नहीं पाया था। अभिनव की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर रेहान ने उसे कहा, एरिया राइड, तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी वहां आ रहे हैं, हम लोग जल्दी ही तुम्हें बचा लेंगे। अनन्या और उसकी टीम जब रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का डिजाइन तैयार करने के लिए मैप के ऊपर लोकेशंस को डिवाइड कर रही थी, उस वक्त रेहान ने भी उस लोकेशन को देखा था और ये एरिया जहां पर इस वक्त अभिनव और बाकी सबको बंदी बनाकर रखा हुआ है, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, वो जगह यट के करीब ही थी। हालांकि अभिनव ने रेहान को इसलिए कांटेक्ट नहीं किया था ताकि रेहान आकर उन लोगों को बचा ले, बल्कि वह तो रेहान को कुछ जरूरी बात बताना चाहता था। रेहान के बचाने वाली बात सुनकर अभिनव ने जल्दी से उससे कहा, बॉस प्लीज आप यहां मत आना, ये लोग यहां पर आपको ही ढूंढ रहे हैं। आपके लिए अच्छा होगा अगर आप आइलैंड के ऊपर ही कहीं पर सेफ जगह देखकर छुप जाए और आप टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को कांटेक्ट करके उन्हें अपने पास बुला लें और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। अभिनव ने सही अभी जो रेहान को सजेशन दिया था, रेहान ने उस बात को ज्यादा गौर से नहीं सुना था। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि जिन लोगों ने अभिनव और बाकी लोगों को बंदी बनाया हुआ है वह लोग सही तो है या फिर उन्हें कोई चोट लगी है। रेहान ने अभिनव से पूछा, मुझे इतना बताओ, वहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या तुम मुझे वहां की सिचुएशन के बारे में और कुछ बता सकते हो? अभिनव ने जल्दी जल्दी घबराते हुए कहा, बॉस, यहां पर बहुत सारे लोग हैं और ये सब लोग बहुत ताकतवर हैं। शायद ये लोग हमारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं हैं। प्लीज आप कहीं छुप जाए और उन लोगों को पता मत लगने दीजिए कि आप कहां पर हैं। जब तक अभिनव इससे आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही उसके फोन के ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रेहान ने भी उस आवाज को सुना था, पर उसे यह आवाज बिल्कुल अनजान लग रही थी। रेहान ने उस फोन कॉल पर जो आखिरी शब्द सुने थे वह थे, मैंने उसे ढूंढ लिया है, हम भी देखते हैं कि तुम कहां भागकर जाते हो। इसके बाद फोन कट हो जाता है। अचानक से तभी बहुत तेज आवाज होने लगती है। अभिनव वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था। वो तो बस रेहान को कांटेक्ट करने के लिए उन सब लोगों को चकमा दे रहा था। रेहान को इंफॉर्मेशन की वजह से सब लोग जाग गए थे और सब लोगों ने फोन पर जो भी हुआ उसे सुन लिया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग जो अभिनव और बाकियों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे इतना बड़ा कारण होगा। उन अनजान लोगों ने अभिनव और बाकी सब लोगों को किडनैप कर लिया था और सबसे बड़ी बात, उन सबके पास काफी हाई टेक्नोलॉजी के हथियार थे। यह सब जानकर विमन के हाथ अपनी गन पर और ज्यादा टाइट हो गए। विमन कल रात ठीक से सो नहीं पाया था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वह मिस्टीरियस क्रीचर फिर से वहां आ जाएगा। इसीलिए सोते वक्त भी विमन ने अपने सारे हथियार अपने पास ही रखे थे
और फिर से उस मिस्टीरियस क्रीचर के दिखने का और उसे मारने का इंतजार कर रहा था। पर किसने सोचा था कि वह मिस्टीरियस क्रीचर इतनी सुबह सुबह वहां पर नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह इतनी बुरी खबर उन लोगों के हाथ लगेगी। 300 से भी ज्यादा अनजान लोग रेहान के लिए वहां आए थे। यह खबर रेहान और बाकी सबको यह एहसास दिलाने के लिए काफी थी कि पूरी दुनिया से कटकर जिस आइलैंड पर वे लोग इस वक्त रह रहे हैं, वह आइलैंड उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका है। विमन ने रेहान को सुझाव देते हुए कहा, बॉस, अभिनव सही कह रहा है। आपकी सेफ्टी के लिए हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहीं पर रहकर यह कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उन लोगों से बचे रह सके और उनकी नजरों में ना आए। विमन ने सुझाव तो दे दिया था, पर यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस कट सिचुएशन में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करें और कैसे रेहान को सेफ रखें। खुशकिस्मती से उन लोगों को इतना समझ आ गया था कि उनका अभिनव और बाकी सबको ढूंढते हुए शिप तक जाना ठीक नहीं होगा। इस वक्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स यहीं पर थे और बाकियों को उन अनजान लोगों ने पकड़ लिया था। यहां पर जितने गार्ड्स थे वह लगभग 100 की संख्या में थे और बाकी सब लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लोग उन 300 अनजान लोगों से मुकाबला कर सके। तभी अमन, जो अब तक शांति से यह सारी बातें सुन रहा था, उसने विमन और रेहान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या हम लोग अब हार मान लेंगे और इसी तरह यहां पर छुप कर रहेंगे? अमन की बात सुनकर विमन ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अमन से कहा, ऐसा नहीं है कि हमें अभिनव और बाकी लोगों की चिंता नहीं है, पर हमें इस सिचुएशन में बहुत ही सावधानी से सोचना होगा और फूंक फूंक कर अपने कदम रखने होंगे। और मैं आप लोगों को यह बात भी बता दूं कि वह मिस्टीरियस क्रीचर कल रात को फिर से यहां दिखा था। इतना सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों ने जैसे अपनी सांसें रोक ली। जिस हिसाब से विमन ने डिस्क्रिप्शन में उन सब लोगों को कल रात जो हुआ वह बताया, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विमन और बाकी सब लोग उस क्रीचर के काफी पास थे। वह सब लोग आराम से सो रहे थे और उन्हें पता तक नहीं चला। यह सोचकर ही सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। अनन्या तो इतना ज्यादा डर गई थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसने आधे अधूरे शब्दों में कहा, डायरेक्टर रेहान, ये क्या हो रहा है? यह बोलकर अनन्या लगभग रोने वाली थी। वो लोग यहां पर एक प्रॉपर बिजनेस ट्रिप पर आए थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह सब कुछ क्या हो रहा था। पहले उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर का दिखना और उसके बाद इतने सारे अननोन लोगों का रेहान और बाकी सबको ढूंढना और अब किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पाना। यह सब देखकर अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन लोगों को कैद कर लिया हो। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां पर वह लोग कैद थे वह जगह भी उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं थी। इस वक्त रेहान को भी लग रहा था कि यह सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर के सामने बहुत सारी भेड़ें आकर खड़ी हो गईं और छिपकर उनका शिकार करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त सभी लोग इस आइलैंड पर फंस कर रह गए थे, जहां ना उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी। ना ही उन लोगों को अब समझ आ रहा था कि वह लोग आगे क्या करने वाले हैं। आधी रात को विमन और बाकी सब सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से उस अननोन क्रीचर का सामना किया और इतने सारे लोगों को देखकर अचानक से ही वह अननोन क्रीचर एकदम गायब हो गया। अचानक से उसे गायब होता देखकर विमन समझ नहीं पाया कि यह सब कुछ क्या हो रहा था। वहीं अगले दिन सुबह के 5 बजे जब हल्की सी रोशनी आनी शुरू हो गई थी, तब अचानक से रेहान का फोन बजा, जिसे देखकर आसपास के सभी लोगों को एक उम्मीद मिल गई और साथ ही साथ हैरानी भी हुई। फोन उठाने के बाद रेहान को पता चला कि अभिनव और बाकी सब लोगों को कुछ अनजान लोगों ने बंदी बना लिया है और वह सभी लोग रेहान को भी पकड़ना चाहते हैं और वे सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं। अभिनव ने जब रेहान को बताया कि यह लोग 300 से भी ज्यादा है और कोई भी उनके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं है, तो यह जानकर रेहान और विमन को भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। वही अनन्या और उसकी टीम बहुत ज्यादा डर गई थी। अनन्या को तो लगभग रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी अच्छी खासी बिजनेस ट्रिप इतने डेंजरस एडवेंचर में कैसे बदल गई। यहां ना हमारे पास खाना है, ना ही पानी, और तो और 300 से भी ज्यादा लोग उन्हें पकड़ने के लिए ढूंढते फिर रहे थे और उनके आधे से ज्यादा साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। और जब विमन ने उन्हें बताया कि कल रात को फिर से उस मिस्टीरियस क्रीचर को उन लोगों ने देखा और उसका सामना भी किया, तो सबकी सांसें लगभग थम सतह पास गई थी।
तभी अनन्या के डिजाइन टीम के लोग थोड़ा डर कर अपनी अपनी फीलिंगलेस करने लगे। मुझे घर जाना है ख्वाहिश, मैं यहां मरना नहीं चाहता हूं, मुझे लगता है कि जंगली जानवर खा जाएंगे। मुझे अनन्या की टीम से जितने भी लोग आए थे वह सभी नॉर्मल लोग थे और उन लोगों को इस तरह की बातों की आदत नहीं थी। बहुत सारे लोग अभी तक अपनी हिम्मत भी हार चुके थे। जो हिम्मत नहीं हारे थे उन लोगों को बाकी लोगों पर दया आ रही थी, ना कि वे लोग उन पर हंस रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि उन सब का हाल वही होना है। अपने आसपास इस तरह का माहौल देखकर रेहान ने अनन्या की तरफ देखते हुए उससे कहा, अनन्या प्लीज जाकर अपने टीम मेंबर्स को संभालो, मैं यहां अपने लोगों के साथ इस परेशानी से कैसे निकलना है यह डिस्कस करता हूं। रेहान का ऑर्डर समझे या रिक्वेस्ट पर जैसे ही अनन्या ने उसकी बात सुनी वह तुरंत उठकर अपने टीम मेंबर्स के पास चली गई। अनन्या को भी इस सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी। रेहान के कहने के बाद उसने अपनी और अपनी टीम मेंबर की हिम्मत बढ़ाते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की। जब रेहान ने अनन्या की लीडरशिप देखी तो उसे काफी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान मैगी विमन और इमरान के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। वहीं पर जुनैद और अमन भी उसके साथ ही बैठे हुए थे। कुछ सोचकर रेहान ने विमन से पूछा, विमन तुम्हें इस तरह की लड़ाइयां का काफी एक्सपीरियंस है, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम इस सिचुएशन में कैसे सबके सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर उन लोगों से लड़ सकते हैं। इस वक्त रेहान अभिनव और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वह तो फिलहाल हर हाल में अपने साथ आए हुए बाकी लोगों को यहां से सेफली निकालना चाहता था। अगर रेहान इस वक्त बिना सोचे समझे उन लोगों से लड़ने के लिए चला जाता तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ऐसे में अभिनव और बाकी सब लोगों की जान का तो खतरा बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए रेहान ने सोचा कि पहले वह अफसोसदास्वाह अपनी तरफ की सिक्योरिटी को सेफ जोन में ले ले, उसके बाद वह अवेशिया अभिनव और बाकी सबको बचाने के बारे में सोचेगा। रेहान का सवाल सुनकर विमन ने उसे कहा, बॉस इस वक्त आइलैंड की जिस तरह की स्थिति है उस हिसाब से हम जितना ज्यादा उन लोगों से छुपने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा उन लोगों के लिए हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह रास्ते बहुत ज्यादा अजीब हैं और इस घने जंगल में ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ये नहीं है, बल्कि ये है कि बिना किसी खाने पीने के हम लोग यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, और साथ ही साथ बार बार हम लोगों का पीछा करते हुए जो इनविजिबल मैन हमें दिख रहा है उसका भी हम कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। इस वक्त रेहान और बाकी सबको लग रहा था जैसे वह लोग एक देश से दूसरे देश के बीच के मामलों में फंस गए हो। ये ऑल उनके लिए नई जगह थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यहां पर कोई रह भी सकता है, और अब वह सारे लोग उन्हीं की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त रेहान की तरफ से ज्यादा लोग नहीं थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उन लोगों ने सिग्नल खो जाने की वजह से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अपना संपर्क ना चाहते हुए भी तोड़वा लिया था, और अब यह सब लोग इस ट्रॉपिकल जंगल के अंदर फंस कर रह गए। तो यहां इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए। पानी ऊपर से आसपास अजीब अजीब से जहरीले इंसेक्ट और मच्छर थे, जिनकी वजह से कभी भी लोग बीमार पड़ सकते थे, और इन सब के ऊपर वह मिस्टीरियस क्रीचर जो अपनी मर्जी से कभी भी आ जाता और कभी भी चला जाता था। अमन के दिमाग में सारी बातें लगातार चल रही थी। इन सब को सोच सोचकर उसका दिमाग लगभग खराब हो रहा था। तभी उसने थोड़ा सा चीरते हुए कहा, यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे हर हाल में यहां से बस बाहर निकलना है। अमन की बात सुनकर जुनैद ने उसे समझाते हुए और थोड़ा डाक हुए कहा, इस तरह हिम्मत मत हारो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कोई भी ताकत नहीं है या हम उन लोगों से जो लड़ नहीं सकते हैं, हम चाहे तो अभी भी उन सब लोगों से लड़ सकते हैं। रेहान भी इस सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए कुछ सोचकर उसने कहा, विमन अपने कुछ लोगों को भेजकर इन अनजान लोगों के बैकग्राउंड के बारे में पता करो। हम यहाँ छुपकर बैठे हुए हैं और वह लोग आराम से घूम रहे हैं, ऐसे में यह सिचुएशन हमारे लिए और ज्यादा एडवांटेज वाली हो सकती है। विमन भी कहीं ना कहीं रेहान की बात से सहमत था, इसीलिए उसने तुरंत रेहान की बात मानते हुए उससे कहा, जी बॉस, मैं अभी यह काम करता हूं। विमन के लड़ने का स्टाइल अलग था। वह उन लोगों में से नहीं था जो पहले मार खाने का इंतजार करें और उसके बाद कोई एक्शन ले। जब से उसे पता चला है कि कुछ लोग उन्हें मारने का इंतजार कर रहे हैं, तब से उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर लिया है और अब बस उन दुश्मनों पर हमला करने का इंतजार कर रहा है। विमन सोच रहा था कि अगर अभिनव ने जैसा कहा वैसे उन लोगों का ग्रुप
सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ तो वह बहुत ही संभल कर सारी सिचुएशन को देखेगा। पर अगर वह लोग सिर्फ देखने में खतरनाक लग रहे होंगे और असल में दिवाली के बम की तरह फूस निकलेंगे तो विमन उनका वह हाल करने वाला है जो वह सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे। रेहान का ऑर्डर लेकर विमन बाहर चला गया था और अपने सारे साथियों को उसने जमा कर लिया था। मैगी ने जब यह देखा तो उसने रेहान से कहा, बॉस मैं भी एक बार जाकर इस सिचुएशन को देख लेती हूँ। मैगी को ऐसा बोलता देखकर रेहान ने क्यूरियस होते हुए उससे पूछा, तुम क्या करने वाली हो मैगी? हालांकि मैगी उन सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी और बहुत ही कम लोग थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे, पर फिर भी मैगी भी एक इंसान ही थी और इतने सारे लोगों से लड़ना उसके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज्यादा लोगों को नहीं भेजा गया था। ऐसे में अगर मैगी को किसी ने वहां देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो रेहान के पास अभी भी कुछ अपने ही कारण थे जिसकी वजह से वह मैगी को जाने नहीं देना चाहता था। मैगी हमेशा उसके साथ रही है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि मैगी को कोई भी नुकसान हो। रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपनी आवाज में एक अजीब सी गर्मी लाते हुए रेहान से कहा, आपकी मदद करने के लिए यहां पर बहुत सारे लोग हैं, पर आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड होने की वजह से मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि वह बिना आपकी मर्जी के आप तक पहुंचकर आपको परेशान करे। ये बातें कहते वक्त मैगी की आंखों में एक डीप अफेक्शन था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई शेरनी अब जाग गई है और अब गीदड़ के शिकार का टाइम आ गया है। रेहान समझ रहा था कि मैगी क्या कहना चाह रही थी, इसलिए उसने थोड़ा इंसिस्ट करने की टोन में कहा, तुम देख सकती हो ना कि विमन और बाकी लोग वहां पर गए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम वहां जाती हो या नहीं भी जाती हो। मैगी हमेशा रेहान की बात सुनती थी और उसके ऑर्डर फॉलो करती थी, लेकिन आज उसने अनएक्सपेक्टेडली रेहान की बात मानने से मना कर दिया और उससे कहा, मैं तभी शांति से बैठूंगी जब मैं खुद अपनी आंखों से जाकर यह कंफर्म कर लूंगी। अगर वहां 1% भी चांस हुआ तो मैं इतना कहकर मैगी भी रुक गई और उसके बाद उसने इस बात को यहीं पूरा करते हुए रेहान से कहा, एनीवे, जब तक मेरे बॉस आराम से नहीं होंगे और उन्हें कोई परेशानी होगी तब तक मैं गारंटी देती हूं कि मैं बॉस का पूरा ख्याल रखूंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने मैगी के हाथ की बाजू को पकड़ते हुए उससे कहा, तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना है और वो ये कि तुम अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखोगी। मुझसे वादा करो कि तुम बिना वजह कोई भी रिस्क नहीं लोगी। अपने लिए फिक्र करता हुआ देखकर मैगी ने रेहान को देखकर एक मुस्कान दे दी। इस वक्त मैगी का खूबसूरत चेहरा और ज्यादा प्यारा लग रहा था। उसने रेहान से कहा, मैं वादा करती हूं बॉस, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी बात कहने के बाद मैगी और इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा। ग्रुप वहां से निकल गए और जल्दी ही वे लोग उस घने और गहरे जंगल में गायब से हो गए। वहीं दूसरी तरफ रेहान मैगी की अभी कही हुई बातों को याद कर रहा था। पता नहीं क्यों पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और इस वक्त रेहान को उन लोगों पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो बिना किसी बैकग्राउंड के उसके साथ लड़ने के लिए आ गए थे और रेहान को यह भी नहीं पता था कि वह लोग किसके भेजे हुए आदमी हैं। रेहान अपने दिमाग में प्लानिंग करने लग गया। उसने अपने मन में सोचा कि अगर उसे एक बार भी मौका मिला तो वह जरूर उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैगी, जो रेहान को वहां छोड़ उस घने जंगल में आगे बढ़ रही थी, के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस थे और वह इस वक्त उसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। उस वक्त रेहान को छोड़कर जाने से पहले मैगी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। असल में उसने रेहान को नहीं बताया कि वह उन लोगों को वहां पर मारने जा रही है जिन्होंने रेहान को किडनैप करने के बारे में सोचा था। इस वक्त रेहान की तरफ जुनैद पूरे टाइम बहुत शांति से बैठा हुआ था। उसने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अचानक से इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं और उन लोगों का इरादा इतना साफ कैसे हो सकता है। कैसे वह साफ साफ यह बोल सकते हैं कि वह रेहान के लिए यहां आए हैं। और इतना ही नहीं, वहां आए हुए वह 300 लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। पहले उन लोगों ने उन दोनों बोट को कंट्रोल कर लिया और उसके बाद वे लोग आइलैंड पर आ गए और उन लोगों को ढूंढने लग गए। तभी अचानक से सिग्नल कट हो गया, जो कि हो ना हो उन्हीं लोगों का करा धरा था। जुनैद के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थीं कि तभी अचानक से उसने खुद से बात करते हुए धीरे से बोला, इस वक्त हमें नहीं पता कि वो लोग कहां हैं, पर सवाल यह उठता है कि यह लोग हैं कौन रेहान।
ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर या डर कर नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने विमन से कहकर कुछ लोगों को उन अनजान किडनैपर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया। तभी मैगी भी उन लोगों के साथ वहां चली गई। रेहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैगी को कुछ भी हो, और अपने बॉस की पर्सनल बॉडीगार्ड होने की वजह से मैगी को लगा कि ये उसका काम है कि वह अपने बॉस को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करवाए। इसीलिए मैगी भी उस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वहां चली गई। वहां जाने के बाद रास्ते में मैगी अपने मन में सोच रही थी कि उसने रेहान को यह बात नहीं बताई कि वह वहां इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बल्कि अपने लोगों को छुड़वाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रेहान के कैंप में जुनैद काफी देर से चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोचे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो इस सुनसान जगह पर उन लोगों पर अचानक से हमला करेगा और उनके लोगों को किडनैप कर लेगा। और इतना ही नहीं, वह लोग साफ साफ यह बात कह रहे हैं कि उन्हें रेहान को पकड़ना है, इसीलिए वे यहां पर आए हैं। यह सब सोचकर जुनैद अपने मन में बड़बड़ा रहा था। तभी उसे बड़बड़ा आता हुआ देखकर अमन ने बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा, जुनैद, तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? अमन का सवाल सुनकर जुनैद ने जो भी उसके दिमाग में चल रहा था तुरंत अमन को बताते हुए कहा, मैं उन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में सोच रहा हूं। जुनैद की बात सुनकर अमन ने रेहान से पूछा, इस बारे में सोचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि रेहान के कोई भी दुश्मन होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं, रेहान? अमन की बात सुनकर रेहान कुछ सोचने लगा। उसके बाद अपना सिर ना में हिला दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसे फंसाने के लिए या पकड़ने के लिए 300 लोगों को इस आइलैंड पर भेज दे। जैसे ही जुनैद ने दुश्मन शब्द सुना, अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसकी आंखें बार बार चमकने लगी। उसने कुछ सोचकर जल्दी से कहा, हो सकता है कि वो लोग हमारे दुश्मन हो ही ना। वे सब लोग यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए आए हो। जुनैद की बात अमन को कुछ समझ नहीं आई थी, इसलिए उसने फिर से उसके कुछ शब्दों को दोहराते हुए कहा, रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए। यह बोलकर अमन कुछ सोचने लगा और फिर उसने कहा, यह एक रेगिस्तानी आइलैंड है। हम लोगों ने इसे खरीदा है और हमारे अलावा किसी को भी इस आइलैंड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कितने सालों से तो यह ऐसे ही पड़ा हुआ था। इतना बोलकर अमन चुप हो गया। तभी जुनैद ने अचानक से कहा, नहीं जुनैद। इतना कहकर चुप हो गया। अगले ही पल जुनैद, अमन और रेहान तीनों ने एक साथ एक दूसरे को देखते हुए हैरानी से कहा, शिवम, इंडिया के टॉप बड़े 4 परिवारों में से एक परिवार का होने की वजह से और उस परिवार का वारिस होने की वजह से शिवम ऐसा कर सकता था। वह हजारों मील दूर इतने आदमियों को रेहान के पीछे भेज सकता था। और सबसे बड़ी बात, शिवम को काफी टाइम से यह आइलैंड चाहिए था, जिसे रेहान ने उसके हाथों से छीन लिया था। यहां तक कि रेहान ने उसे इतने लोगों के सामने ऑक्शन में बेइज्जत भी किया था। ऐसे में वह भला इस बात का बदला लेना कैसे छोड़ सकता था? यह सब सोचकर जुनैद ने घसीने सबसे कहा, हालांकि मैंने भी सोचा था कि शिवम हम लोगों से बदला जरूर लेगा, पर वह इतनी जल्दी हम लोगों से बदला लेगा, यह मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। ये लोग इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि शिवम जैसा आदमी अपनी इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को वह अपना सपना बनाना चाहता था, जहां वह इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता था, उस आइलैंड को रेहान ने उसके नाक के नीचे से उससे छीनकर अपने नाम कर लिया था। भला ऐसे में वह कैसे कुछ बर्दाश्त कर सकता था? साम। पर एक बात थी कि अभी तक भी उसे रेहान की असली सच्चाई, उसकी असली पहचान नहीं पता थी। शायद इसलिए उसने यह गुस्ताखी की थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान, जुनैद और अमन, ये तीनों तो इस आइलैंड को खरीदने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इस चक्कर में शिवम से डील करने के बारे में और उसकी डर्टी ट्रिक्स के बारे में भी भूल ही गए थे। इस वक्त उन तीनों को लग रहा था यह उनकी गलती है जो उन्होंने शिवम पर ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से वो लोग यहां पर फंस गए हैं। शिवम के बारे में सोचकर अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को भींच कर जोर से अपने बगल में खड़े पेड़ पर देकर मारा और फिर कहा, यह साला एक नंबर का चालाक इंसान है। हमने इस आइलैंड को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से खरीदा था, पर फिर भी क्यों वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? अगर उसमें हमसे सामने आकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर उसे अपनी सारी घिनौनी चाल चल लेने दो। अमन को इस बात का गुस्सा नहीं था कि शिवम उन लोगों से झगड़ा कर रहा था, उन लोगों से बदला ले रहा था। वह इस बात से गुस्सा था कि उसने उन पर पीछे से वार किया है। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अमन को आमने सामने की लड़ाई में हारना मंजूर था, पर पीछे से वार नहीं,
हालांकि फिलहाल तो वह लोग इस सडन अटैक से बाहर निकलने की सोच रहे थे। गुस्सा तो रेहान को भी बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन थी उसे देखकर उसने अपने गुस्से को एक तरफ रखा और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोचने लगा। रेहान ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा, अब यह सब सोचने का टाइम नहीं है। हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं, इसलिए अपने गुस्से को छोड़ो और यहां से निकलने के लिए सोचना शुरू करो। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने उसकी बातों में सहमति दिखाई और कहा, रेहान सही कह रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं गवाया है। अभी भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो सकती है और हम चाहे तो यह पूरा खेल बदल सकते हैं। जुनैद की बात सुनकर अमन ने एकदम निराशा से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह फिलहाल इन फिलोसॉफिकल बातों में नहीं जाना चाहता था। उसे तो बस इतना पता था कि आने वाली सिचुएशन और ज्यादा टफ हो सकती है। उसने अपनी इन परिस्थितियों पर मजाक बनाते हुए कहा, पासा बदल सकते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे जुनैद कि हम यह खेल कैसे बदलेंगे? इस वक्त हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है। पानी का तो फिर भी ठीक है, पर खाने का क्या करेंगे? हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का खाना बचा है। ऐसे में अगर हम लोग हार मानकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर भी देते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि हमें 1 हफ्ते तक यहां कुछ भी खाने को मिलेगा और हम भूखे ही मर जाएंगे। एक सबसे बड़ी परेशानी थी जिसे रेहान और बाकी सब लोग इस वक्त फेस कर रहे थे। इस वक्त उनके साथ 100 से भी ज्यादा लोग आइलैंड पर फंसे हुए थे और फिलहाल यह सभी लोग चारों तरफ से सिर्फ पेड़ पौधों से घिरे हुए थे। यहां पर उन लोगों को एक भी फलों का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था जिसे कर वो लोग अपना पेट भरने के बारे में सोच सके। अमन की बात सुनकर विमन जो उनके पास ही खड़ा था, उसने अपने दांत दिखाते हुए सबसे कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। खाना खत्म होने से पहले ही मैं सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां पर ले आऊंगा। मैं वादा करता हूं मैं किसी भी हालत में बॉस को कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। विमन की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, यह सब करने में बहुत टाइम निकल जाएगा। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें टेम्पररी तौर पर वापस कैंप चले जाना चाहिए, जब तक हमारे भेजे हुए आदमी इन्वेस्टिगेशन करके वापस नहीं आ जाते हैं और हमें एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में नहीं बता देते हैं। इन सब के साथ साथ हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कहीं से कोई मदद मिल जाए। रेहान को लगता था कि इस वक्त वापस कैंप चले जाना फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। वहां पर पीने के पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पास में ही एक झील है और हमारे प्रोटेक्शन के लिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो दीवार बनाई थी वह भी काफी होगी। अपनी बात करके रुका ही था कि तब तक अनन्या भी वापस आ गई थी और उसने रेहान का सुझाव सुन लिया था। तभी उसने अपने कमजोर हाथों को धीरे से ऊपर उठाया और कहा, एक्चुअली खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और रास्ता है। इतना कहकर अनन्या रुक गई। तभी रेहान ने बहुत खुश होते हुए पूछा, अच्छा क्या रास्ता है? रेहान के पूछने पर अनन्या ने उसे बताया, जब हम वापस कैंप में जाएंगे तो वहां पर झील में बहुत सारी मछलियां भी हैं। इससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। अनन्या जब झील के पानी और बाकी रिसोर्सेज को देख रही थी, तभी उसे पता चला कि झील के अंदर मछलियां हैं। शायद इसका कारण यह था कि झील का सरफेस काफी क्लीन था। अनन्या ने भी अचानक से ही उस बात पर ध्यान दिया था। हालांकि उस वक्त अनन्या ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह से इस आइलैंड पर फंस जाएगी और फिर इनके पास खाने पीने का सामान भी कम पड़ जाएगा। अनन्या बिल्कुल भी उस नेचुरल इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने फिश के बारे में या उन्हें खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग हो गई है और कहीं ना कहीं यह लोग खुद किसी और के खाने का निवाला बनने वाले हैं। इस स्थिति में शायद ही कोई आइलैंड के इकोसिस्टम के डिस्ट्रॉय होने के बारे में सोचेगा। जैसे ही अमन ने यह बात सुनी, उसने बहुत ज्यादा खुश होते हुए अनन्या से पूछा, तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अमन की बात सुनकर अनन्या ने अपना बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि हमें इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अमन और अनन्या की बात सुनकर रेहान ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम लोगों को और ज्यादा पैकेट्स का खाना नहीं खाना पड़ेगा। अब जब हम लोग इस प्रॉब्लम में फंस ही गए हैं तो हमें जल्द से जल्द वापस कैंप जाना चाहिए और फिश पकड़कर अपना पेट भरना चाहिए। असल में अच्छा इकोसिस्टम होने की वजह से और सी फूड होने की वजह से यह खाना सबकी बॉडी के लिए अच्छा था और इससे हाई कैलोरीज बनती थी, जिससे जंगलों में रहना उनके लिए आसान हो जाता था। वैसे तो सी फूड को किसी भी सुपरमार्केट से खरीदा जा सकता है,
और फिलहाल जिस सिचुएशन में ये लोग फंसे हुए हैं वहां पर ये मछलियां और पानी इन लोगों के लिए सोने चांदी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेशियस हैं। इन लोगों को भी लग रहा था कि यह लोग शायद इस सिचुएशन में इकोसिस्टम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को इन जंगलों में जीने के लिए थोड़ा आसान बना रहे हैं। वैसे भी कुछ दिन अगर यह लोग मछलियां खा लेंगे तो इससे ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैंप में वापस जाने का आइडिया सुनकर विमन ने भी अपनी सहमति देते हुए कहा, बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि हम लोगों को इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इतने सारे लोगों को साथ लेकर इतने जंगल में आगे बढ़ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है और हम लोगों को आगे बढ़ते हुए बहुत सारे टहनियों और पेड़ों को काटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कहां रुके हुए हैं यह बात हमारे दुश्मन जान सकते हैं। विमन को भी लगता था कि रेहान और बाकी सब लोगों के लिए इस वक्त यही सबसे अच्छा रहेगा कि वह लोग फिलहाल के लिए सबसे छुप कर रहे। और वैसे भी जो लोग इन्हें ढूंढते हुए फिर रहे थे उन लोगों को इनकी रियल लोकेशन का पता इतनी आसानी से नहीं चलेगा, पर अगर इसी तरह वे लोग आगे बढ़ते रहे तो जरूर इनके दुश्मन ढूंढ लेंगे और फिर इन लोगों के लिए अपनी जान बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ मैगी कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर अपने दुश्मनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली गई थी और वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के बारे में सोच सोचकर जुनैद काफी देर से चुपचाप बैठा था। तभी तीनों बॉस को एक साथ समझ आया कि यह सब कुछ उनके साथ कोई और नहीं बल्कि शिवम ही करवा रहा है, पर इस सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब लोग शांत बैठे हुए थे। अमन को तो रह रहकर गुस्सा आ रहा था। रेहान और जुनैद काफी तरह से अमन को समझा रहे थे, पर अमन को इसी बात की चिंता हो रही थी कि बिना खाने के और पानी के ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे। तभी इन सब लोगों को लगा कि इन लोगों को वापस कैंप में चले जाना चाहिए। वहां पर झील के पानी से इनके पीने के पानी की समस्या का सलूशन हो जाएगा। तभी अनन्या ने उन्हें बताया कि खाने का सलूशन भी हो जाएगा, क्योंकि झील में काफी सारी मछलियां हैं जिन्हें खाकर वो लोग अपना पेट भर सकते हैं। यह बात जानने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। सभी में एक नई उम्मीद जाग गई कि वे लोग इस सुनसान जंगल से और इस आइलैंड से जिंदा वापस जा पाएंगे। तभी रेहान ने सभी की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए और अपने दोनों हाथों को पूरे जोश के साथ क्लैप करते हुए कहा, ठीक है, फिर जब आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम लोग सबसे पहले वापस कैंप जाते हैं। जब ये सब लोग कैंप से वापस आ रहे थे तो इन्हें यहां तक आते आते पूरा एक दिन लग गया था और शायद ये लोग रास्ता बनाते हुए आ रहे थे, इसलिए इन लोगों को इतना ज्यादा टाइम लगा। पर अभी भी यह लोग कैंप से ज्यादा दूर नहीं थे और आराम से वापस कैंप जा सकते थे। अब जब इन सब लोगों को वापस जाना था और इन सब के पास एक उम्मीद भी थी, तो रेहान को पूरा विश्वास था कि यह सभी लोग पूरे जोश के साथ जल्दी ही कैंप तक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी इन लोगों ने बहुत मेहनत करके यहां तक रास्ता बनाया था, इसलिए वापस जाते वक्त इन लोगों को शायद आधी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शायद अगले 3 घंटे में यह सब लोग वापस कैंप पहुंच जाएंगे। रेहान के ऑर्डर मिलते ही सभी लोग वापस कैंप के लिए निकल गए और कुछ ही देर में पहुंच गए। जब वे लोग वहां पर पहुंचे तो कैंप बिल्कुल पहले जैसा ही था और वहां जाने के बाद सभी लोगों ने अपना सामान बाहर रखा, पर कोई भी वहां पर बैठने के मूड में नहीं था। सभी लोग अपना सामान रख के जल्दी से झील की तरफ चले गए और देखने लगे कि वहां सच में इनके लिए झील में फिश है कि नहीं। जनरली अगर देखा जाए तो यह झील ज्वालामुखी के फूलों से बनी हुई थी। शायद इसी वजह से झील के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस थे और पानी के अंदर कोई भी मछली उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर एक बार तो सब लोग थोड़ा सा उदास हो गए, लेकिन उसके बाद अचानक ही किसी को झील के सरफेस के ऊपर मछली दिखाई दी, जिसे देखकर उसने अपनी उंगली से इशारा करके खुश होते हुए कहा, मैंने अभी अभी देखा वहां पर सच में मछली है। उसकी बात को सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उस डिजनर से कहा, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से बोट लो और फिशिंग करने जाओ। रेहान का ऑर्डर मिलते हैं। कुछ लोग जिन्हें मछली पकड़ना आता था वे इकट्ठे हो गए और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिशिंग लाइन एंड हुक, ये दोनों ही जंगलों में आते वक्त सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज होती है, इसीलिए यहां आने से पहले सब लोग अपने साथ ये लेकर पास आ गए। उन सबके पास जरूरी सर्वाइवल टूल्स और इमरजेंसी मेडिसिन थी, ताकि अगर किसी को भी इसकी जरूरत पड़े तो वे लोग तुरंत इसका इस्तेमाल कर सके। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन लोगों को सच में आज यहां पर इन सब चीजों को यूज करने की जरूरत पड़ेगी और यह सब चीजें उन लोगों को इतनी ज्यादा कीमती लगने लगेगी। सभी लोग जल्दी जल्दी इन्फ्लेटेड बोट में जाने लगे, क्योंकि वहां पर 2 ही इन्फ्लेटेड बोट थी।
एक बोट में 4 ही लोग बैठ सकते थे, इसलिए एक बार में पानी में जाने के बाद यह लोग सिर्फ 8 मछलियां ही पकड़ सकते थे। कुछ देर बाद अनन्या की टीम ने देखा कि पानी में उतरे हुए लोग मछलियां लेकर आ रहे हैं। उसकी टीम में कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो गईं और खुशी से उछलने लगी। तभी उन्हीं में से एक ने कहा, फाइनली अब हम लोगों को और ज्यादा भूखा नहीं रहना होगा। खाना देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब उन्हें और ज्यादा भूखा नहीं रहना पड़ेगा, पर साथ ही साथ उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था, कुछ अजीब या कुछ अनचाहा होने का डर। सबको खुश देखकर रेहान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया, पर उसे कहां पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगले ही पल उसे नई मुसीबत अपने सामने खड़ी मिली। असल में इन लोगों ने मछलियां तो पकड़ ली थी, पर उसे पकाने के लिए यह लोग आग नहीं जला सकते थे, क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो उए की वजह से हो सकता है कि उनके दुश्मनों को उनके यहां होने का पता चल जाता, और इस वक्त ये लोग और कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। थोड़ी ही देर में बाकी लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जितनी मुश्किल से इन लोगों ने इन मछलियों को पकड़ा था, वह मछलियां अभी भी जिंदा थीं और वहीं पास की जमीन में पड़ी हुई थी। असल में ऐसा नहीं था कि ये लोग वहां पर जिंदा नहीं रह सकते थे। वहां पर कैंप में अभी भी बहुत सारी अल्कोहल की बोतलें पड़ी हुई थी और कुछ छोटे गैस स्टोव भी थे, पर उन गैस स्टोव के अंदर तेल नहीं था या बहुत ज्यादा लिमिटेड था। ऐसे में इतने सारे लोगों के लिए लिमिटेड ऑयल को यूज कर पाने उसे खुद से ही करनी चाहिए। अमन ने जैसे ही फिश के इंटरनल ऑर्गन को देखा तो उसकी स्मेल से ही उसे उल्टी करने का मन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कब कच्ची मछली नहीं खाई थी, पर जब भी उसने खाया था वह सब कुछ होटल में ही खाया था, और वहां पर उसे यह सब कुछ देखना नहीं पड़ता था, बल्कि सब कुछ एकदम क्लीन तरीके से उसके सामने आता था। और जिस मछली की वह बात कर रहा था उसे भी उसने हमेशा बहुत सारी सॉस और मसालों के साथ ही खाया था, जिसकी वजह से उसे यह सब कुछ काफी अच्छा लगता था। पर अभी अभी उसके सामने विमन ने जो किया था वह सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब था। अमन को हमेशा से इस तरह की वाइल्ड लाइफ पसंद थी, पर उसे यह कभी नहीं पता था कि उसे यह सब कुछ भी करना पड़ेगा। अमन को अभी भी इतना सोचता हुआ देखकर विमन ने फिर से उससे कहा, मैं सच कह रहा हूं, यह बहुत ज्यादा टेस्टी है, आपको एक बार इसे खाकर देखना चाहिए। इस बार विमन के एक्सप्रेशन सच में बहुत ज्यादा सिंसियर थे। अमन ने अपने सामने पड़ी हुई उस मरी हुई मछली को देखा और उसे घूरने लगा। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। अगले ही पल अमन भागता हुआ साइड में गया और अपने पेट पर हाथ रखकर उल्टी करने लगा। अमन की ऐसी अजीब हरकत देखकर विमन अपने मन में धीरे धीरे हंसने लगा और फिर अमन से बोला, अगर आप इसी तरह की हरकत करते रहेंगे तो हमारी इतनी मेहनत से पकड़ी हुई मछलियां और यह खाना सब वेस्ट हो जाएगा। रेहान बेचारा खड़ा खड़ा एक कोने में यह सारी हरकतें देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह इन सब की बस की बात नहीं है। उसने सबको ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, अब यह सब करना बंद करो, जल्दी से कुछ स्मोकलेस स्टॉल सेटअप करो। रेहान का ऑर्डर सुनकर विमन को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, ही है, ये बॉस अमन भी ना। ये सब कुछ देखकर इस वक्त कैंप में जितने भी लोग थे उन सब की एनर्जी डाउन हो गई थी और किसी को भी कुछ खास एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था। इसीलिए उन सबको हंसाने के लिए और खुश करने के लिए विमन ने इस तरह का मजाक किया था ताकि वह माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा बना सके। पर किसने सोचा होगा कि इस तरह का जोक कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और इतने बड़े और उस अमीर परिवार का वारिस अमन इस तरह की खाने की टेक्निक को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। देखा जाए तो विमन ने सीधे इतने बड़े आदमी पर और अपने बॉस की तरह एक और बॉस पर अपना मजाक का ठीकरा फोड़ा था। वैसे तो रेहान को भी जंगलों में रहने की आदत नहीं थी, ना ही उसे इस तरह की किसी मेथड का कुछ पता था, पर फिर भी उसने शांति से खा लिया था क्योंकि वह इस सिचुएशन में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। पर जब उसने अमन की स्थिति को देखा तो उसे समझ आ गया था कि अमन के बस का नहीं है। यह सब कुछ रेहान का ऑर्डर मिलने के बाद सभी लोग वापस कैंप आ गए थे। वहां आकर सभी लोग अपने खाने पीने का इंतजाम देखने लगे। सभी लोगों ने सबसे पहले अनन्या की बात सच है या नहीं यह देखने के लिए झील की तरफ देखा, पर कुछ देर तक उन्हें कोई मछली दिखाई नहीं दी तो सबके चेहरे उतर गए। तभी अचानक से कुछ लोगों को मछली दिखाई दी। तब जाकर उनके अंदर उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। जिन लोगों को फिशिंग करना आता था वह लोग जल्दी जल्दी पानी में जाकर मछलियां पकड़कर ले आए और वहां आकर उन्हें रख दिया। काफी देर तक जब खाना नहीं बना तो सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी रेहान ने उन्हें बताया कि वह लोग आग नहीं जला सकते हैं,
वरना उससे उठने वाले धुएं से उनके दुश्मनों को पता चल सकता है कि वह लोग यहाँ पर है और रात होने को आई है, इसलिए धुआं उड़ता हुआ साफ दिख जाएगा। यह बात सुनने के बाद सभी लोग सोचने लगे कि अब वह बिना पकाए खाना कैसे खाएंगे, और सभी लोग उदास हो गए। तभी विमन ने उन सब से कहा कि वह लोग कच्ची मछलियां खा ले, और इसके लिए उसने खुद एक कच्ची मछली खाकर दिखाए। पर जिस हिसाब से उसने पूरा प्रोसेस किया था, उसे देखकर अमन को उल्टी आनी शुरू की। हुस्सू